जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के उस छात्र की चर्चा करेंगे जिस छात्र को प्रयागराज से आते वक्त लिफ्ट लेकर उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके कार को लेकर चोर या अपराधी जो कहेंगे वो फरार हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक और घटना की चर्चा करेंगे जो आजमगढ़ में काफ़ी चर्चा बटोरे हुए था और एक रहस्यमयी घटना थी जो कि आजमगढ़ के एक सीबीएसई बोर्ड से संबंधित स्कूल का मामला था जिसको आजमगढ़ स्कूल कांड के नाम से जाना जाता था। तो आइए उसकी भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ हम उस आईएएस ऑफिसर की तैयारी करने वाले छात्र की भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे श्रेया तिवारी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उस बच्ची ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई और अपने जीवन की लीला को समाप्त कर देती है। बहुत सारी बातें इसमें निकल के आ रही थी और इस दौरान आपको अगर बताएं तो जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उन सभी ने लामबंद होकर पूरे ज़िले में विद्यालयों को बंद रखने का ऐलान किया था और एक दिन के लिए सरकार के और प्रशासन के विरोध में जाकर कॉलेज को बंद भी किया था, जितने भी सीबीएसई बोर्ड से संबंधित कॉलेज थे। और इस दबाव के चलते जो स्कूल के लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उनको प्रशासन धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से छोड़ देती है। पहले आइए जानते हैं कि क्या था पूरा मामला और किस प्रकार से बच्ची के साथ क्या हुआ था। जो भी चीज़ें हैं ऑथेंटिक और प्रामाणिक हम आपको बताने वाले हैं। आजमगढ़ के एक गर्ल्स कॉलेज में छात्रा की मौत का मामला जब तूल पकड़ने लगा तो वहाँ के प्रिंसिपल और क्लास टीचर की गिरफ्तारी भी कर दी गई थी और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इन चीज़ों को लेकर लामबंद हुआ था। और उसके लिए मैंने पहले ही बताया कि एक दिन के लिए जो था कि पूरे ज़िले में या पूरे प्रदेश में विद्यालयों को बंद कर दिया गया था और इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा विरोध जताया था और शायद इसी विरोध के चलते ये स्कूल कांड कहीं ना कहीं दब जाता है। लेकिन जमकर राजनीति होती है। ज़िले के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता होते हैं वो बच्ची के परिवार को, श्रेया तिवारी के परिवार को ये लोग आश्वासन देते हैं, चाहे वो पक्ष के नेता हों चाहे विपक्ष के नेता हों, लेकिन कोई आश्वासन काम नहीं आता है और यही सच्चाई है। बात करते हैं कि आजमगढ़ स्कूल कांड में जो जांच आई थी, जो इसकी रिपोर्ट आई थी, उस समय ये तथ्य निकल कर के आए थे, इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि बच्ची को प्रताड़ित किया गया था और इस प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने स्कूल की तीसरी मंजिल से छलांग लगाई थी। और ये सारी बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चोट लगने से मौत की बात सामने आई थी। और आखिर छात्रा के मौत वाले दिन स्कूल में क्या हुआ था उसकी अगर हम बात बताएं तो इस घटना की जब हम बात करते हैं तो ये घटना 31 जुलाई की है 2023, जब स्कूल में चेकिंग के दौरान 11वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा के बैग से मोबाइल प्राप्त होता है और स्कूल में मोबाइल फ़ोन लेकर आना काफ़ी उसके लिए ये दंडदायक साबित होता है कि वैसे भी बच्चों को स्कूल में मोबाइल लेकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर वो बच्ची मोबाइल लेके गई थी तो उसको इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया। मैं प्राइवेट कॉलेजों की हालत ये बताता हूँ कि वहाँ पे बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा निर्दयतापूर्वक कार्य किए जाते हैं, उनके साथ बहुत ही सख्त रवैया अपनाया जाता है और इन्हीं चीज़ों के चलते बहुत सारे बच्चे बिगड़ भी जाते हैं और उनके अध्यापकों के साथ जो संबंध होते हैं मधुर नहीं होते हैं। जबकि हमारी जो पॉलिसी है, हमारा जो शिक्षण पद्धति है वो कहता है कि बच्चों के साथ एक सहयोगात्मक व्यवहार बनाना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि जो हमारी पॉलिसी है उससे कहीं इतर होती है। बात करते हैं कि उसके उसके बैग से मोबाइल फ़ोन मिलता है और स्कूल में मोबाइल फ़ोन लेकर आने के चलते छात्रा को इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी डांट फटकार स्कूल के द्वारा लगाई जाती है। इसके कुछ दिन बाद प्रिंसिपल के सामने उसकी पेशी करवाई जाती है, यानी कि प्रिंसिपल के सामने उसको अपनी बात रखने के लिए बुलाया जाता है और उसे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा रखा जाता है और माता पिता को बुलाने के लिए कहा जाता है। उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि अपने माता पिता को लेकर आओ। और इन सारी घटनाओं के बाद क्या होता है आइए जानते हैं। स्कूल की तरफ से छात्रा के घर वालों को फ़ोन किया जाता है, लेकिन उन्हें आने में कुछ देर लगती है और इसी बीच प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ी छात्रा अचानक से सीढ़ियों के जरिए तीसरी मंजिल की ओर चल पड़ती है और पलक झपकते ही वहां से वह कूद जाती है और इस घटना से स्कूल में हड़कंप मच जाता है। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुकी होती है और स्कूल में जांच करते हुए अधिकारियों ने पाया कि स्कूल मौत से पहले प्रिंसिपल ऑफिस के सामने खड़ी थी। अब इसके बाद उसके माता पिता जब स्कूल पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी बेटी जिंदा नहीं मिलती है और उन्हें अपनी बेटी की मौत की जानकारी मिलती है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वे फ़ौरन प्रशासनिक सहायता लेते हैं और पुलिस को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करके पुलिस को स्कूल बुलाते हैं और इस मामले में थोड़ी सी चीज़ आपको देखनी होगी कि
स्कूल प्रशासन की यहाँ पे सबसे बड़ी मुझे गलती क्या नज़र आ रही है कि उन्होंने पेरेंट को फ़ोन किया तो प्रशासन को फ़ोन क्यों नहीं किया, यानी कि मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल की छानबीन करती है और इस दौरान छात्रा के माता पिता द्वारा स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप भी लगाए जाते हैं। बाद में उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज होता है और प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि जब इसकी विवेचना होती है तो दोनों पर धारा 302 का केस हटाकर हत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया जाता है और पूछताछ में जो क्लास टीचर ने बताया कि छात्रा के बैग से मोबाइल बरामद हुआ था, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को स्कूल में मोबाइल लाना प्रतिबंधित है। ऐसे में छात्रा को फटकारा गया था, डांटा गया था, लेकिन उस दिन बात खत्म हो गई थी और 2 दिनों के बाद जब छात्रा स्कूल आई तो प्रिंसिपल ऑफिस में उसकी पेशी हुई और पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहा गया था। तब उस तक उसके लिए सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब उसको ये पता चला कि उसके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा तो उसे प्रिंसिपल ने ऑफिस के बाहर खड़ा कर रखा था और उसके परिवार से संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी। और लेकिन इसी बीच वो तीसरी मंजिल पर पहुंच जाती है, वहां से छलांग लगाती है और ये पूरा घटनाक्रम 10 से 15 मिनट के बीच में हो जाता है और किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। इस मामले को लेकर जो वहाँ के प्राचार्य प्रिंसिपल हैं उन्होंने क्या कहा, अगर हम उनकी बात करेंगे तो उन्होंने ये कहा कि अगर हमें पता होता कि वो ऐसा करेगी तो उस पर हम नज़र रखते। हमारे भी बच्चे हैं, सालों से स्कूल चला रहे हैं, हम भला क्यों गलत करेंगे। तो प्रिंसिपल ने अपनी बात रखी और परिवार ने अपनी बात रखी। और इस घटना को लेकर जो आजमगढ़ के एसपी हैं उन्होंने जो अपनी बातें उस समय बताई थी, उनकी अगर हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने उस समय क्या बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि सबूतों को इकट्ठा करने के लिए स्कूल के सीसीटीवी कैमरे को जब्त कर लिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में 31 जुलाई को 12 बजे के बाद छात्रा का प्रिंसिपल के कमरे में जाना, फिर बाहर आना और कमरे के बाहर काफ़ी देर तक खड़े रहना सब दिख रहा है। लगभग 1:15 पर आसपास वो सीढ़ी के रास्ते तीसरी मंजिल पर गई जहां से वो नीचे गिर गई, यानी कि बच्ची के ऊपर सिर्फ और सिर्फ डांट फटकार और परिवार से कुछ बातें कहने की चीज़ें निकल के आ रही थी। बहुत सारे स्कूल के तरफ से बच्ची के ऊपर आरोप भी लगाए जाते हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन शायद बचने के लिए आरोप लगाए जा रहे थे या बच्चे के अपनी निजी ज़िंदगी में जो चल रही थी उन सारी चीज़ों को लेकर जो भी आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे वो लगाए जा रहे थे। बचने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। आजमगढ़ के एसपी ने यह भी बताया था कि घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान बेंजीन टेस्ट से यह साबित हुआ कि जगह पर छात्रा गिरी थी वहां पर खून की मौजूदगी थी, लेकिन उस खून को साफ कर दिया गया था। शायद स्कूल के लोगों द्वारा पानी से धुला गया हो। यह कृत्य सबूत मिटाने यानी अपराध की श्रेणी में आता है। जो चीज़ें मैंने आपको बताया कि पुलिस को नहीं बुलाया स्कूल ने, यही सबसे बड़ी उनकी गलती थी। छात्रा को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा, अगर इसकी बात की जाए तो जो विवेचना में शुरुआती विवेचना में बातें आ रही थी कि छात्रा के पास मोबाइल मिलने के बाद उसे मानसिक रूप से स्कूल की तरफ से प्रताड़ित किया गया। घटना के बाद छात्रा को क्लास अटेंड कराने के बजाय प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया। सजा के रूप में उसको ऑफिस के बाहर काफ़ी देर तक खड़ा रखा गया और इस घटना से अपमानित महसूस करके जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, बच्ची थी, 11वीं क्लास में थी, किशोरावस्था में प्रवेश कर रही थी और किशोरावस्था तनाव और तूफान का काल कहा जाता है। जो हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि तनाव और तूफान का एक काल होता है और उस समय बच्चों को सबसे ज़्यादा आपको संभालने की ज़रूरत होती है। वो उनको हर बातें तीर की तरह चुभती हैं और वो विद्रोही प्रवृत्ति के हो जाते हैं। और यही घटना यहाँ पे जो हमारी साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, वो यहाँ पे साबित होती दिख रही है कि बच्चा जो थी छात्रा थी, वो इन बातों को सहन नहीं कर पाई और वो अपने आप को अपमानित महसूस करती है और अपनी जान दे देती है। और इन चीज़ों को लेकर यही सारी घटनाएं होती हैं। इसके बाद मैंने सारी चीज़ें बता दी कि जो प्राइवेट स्कूल थे वो इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी लामबंद हो जाते हैं, जिसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि IAS की तैयारी कर रहे स्टूडेंट की हत्या प्रयागराज से आते वक्त की जाती है। 166 किलोमीटर दूर आजमगढ़ में उसका शव बरामद होता है और वो प्रयागराज से आजमगढ़ ही आ रहा था। और क्या हुई उसकी घटना, इसकी अगर हम बात करेंगे तो किस प्रकार से क्या चीज़ें उसके साथ हुई थी। ये घटना है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के देवरिया के जगह की है, जहां प्रयागराज में रहकर IAS की तैयारी कर रहे छात्र की निर्मम हत्या कर दी जाती है। हमेशा की तरह वह प्रयागराज से अपने गांव देवरिया के कपूरी पार लौट रहा था, लेकिन
जब दुर्गेश अपने घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया। प्रयागराज से 166 किलोमीटर दूर आजमगढ़ में उसका शव बरामद हुआ। ये सफ़र 2-2.5 घंटे का है। ऐसा माना जा रहा है कि इसी बीच दुर्गेश की हत्या की गई होगी और बदमाशों ने लूट के बाद हत्या करके उसके शव को आजमगढ़ में एक सुनसान जगह पर फेंक दिया था। बदमाश दुर्गेश का सारा सामान, पैसा और कार लेकर ये सभी अपराधी फरार हो गए थे। परिवार को दुर्गेश की हत्या होने की बात जब पता चली तो दुर्गेश के बारे में ये बताया गया कि उनका गला कटा हुआ प्राप्त हुआ। उनके चेहरे पर, सीने पर चोट के गहरे निशान प्राप्त हुए थे। उनके दुर्गेश के अगर हम पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करेंगे तो उनके जो मामा हैं उनके द्वारा जो बातें निकल के आ रही हैं और जो कार उनकी छिनैती हुई है, एक तरह से हम कहें जिस कार को छीनने के लिए उनकी हत्या कर दी गई है, वो कार भी उन्हीं के मामा के द्वारा उनको दी गई थी कि जो बेटा है वो अपना ले जाएगा, चलाएगा और अपने खर्च निकाल लेगा और साथ साथ पढ़ाई भी कर लेगा। उनके मामा जो हैं वो बताते हैं कि दुर्गेश पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार था। वो अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझता था। दुर्गेश के पिता किसानी करते हैं और उससे ज़्यादा कमाई नहीं होती है। दुर्गेश की एक छोटी बहन और भाई भी हैं। भाई बहन की पढ़ाई का खर्च भी दुर्गेश ही करता था। दुर्गेश के कमाने के बाद से घर की स्थिति काफ़ी सही हो गई थी। वो रात भर पढ़ता था, सुबह 3-4 घंटे सोता था, फिर दिन में काम करता था और वहाँ पर अपना गाड़ी चलाता था। कभी कभी तो वो खुद ही सवारी लेकर चला जाता था। उनके जो मामा हैं उन्होंने बताया कि जो पुलिस है इनकी शिकायत को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रही थी। प्रयागराज में पुलिस से ही जुड़े दुर्गेश मिश्रा के रिश्तेदार अजय त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने प्रयागराज के सिविल लाइन थाने पर जब ये लोग गए थे तो उन्होंने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि दुर्गेश का मोबाइल रात में स्विच ऑफ आ रहा है। इसके बावजूद सिविल लाइन पुलिस ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। वहीं सिविल लाइन थाने के इंस्पेक्टर भानु प्रताप ने बताया कि इस मामले की शिकायत आई थी पर दर्ज नहीं की गई थी और इसमें प्रशासन की लापरवाही नजर आती है। उन्होंने ये तर्क दिया कि जब तक हम शिकायत दर्ज करते तब तक युवक की बॉडी बरामद होने की जानकारी मिल चुकी थी और इसी कारण न तो मिसिंग की शिकायत और न ही मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस घटना के रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों से मामले की जांच कर रही थी और ये पूरा मामला था कि एक आईएएस की तैयारी करने वाले छात्र की हत्या किस प्रकार से कर दी गई। हालांकि जो मामला था इसमें मामला ये था कि छात्र जब प्रयागराज से आ रहा था तो सिविल लाइन से उसको कुछ लोग मिलते हैं और लिफ्ट लेते हैं कि उनको जौनपुर जाना है, ऐसा बताकर वो आ रहे थे। जौनपुर आजमगढ़ से सटा हुआ ज़िला है, वाराणसी से सटा हुआ ज़िला है। आजमगढ़ से 35-40 किलोमीटर से उसकी दूरी है और भी ज़्यादा हो सकती है, 50 किलोमीटर के आसपास। और वहीं पर लिफ्ट लेके वो उतरने की बात करते हैं, लेकिन फिर रास्ते में क्या होता है आपने देखा कि एक लापरवाही और एक लिफ्ट, एक भलाई के चक्कर में या कुछ चंद रुपए कमाने के चक्कर में किसी के साथ भी कोई कुछ भी कर सकता है। तो सावधान रहने की भी ज़रूरत यहाँ पे होती है कि हम कैसे लोगों को, किन लोगों को लेकर कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। और एक लापरवाही के चलते हमारे देश में आने वाले समय में एक आईएएस को हम खो चुके हैं। अगर वो आईएएस बनते या ना बनते वो भविष्य का सवाल था, लेकिन आईएएस की तैयारी कर लेते तो वो भविष्य में समाज के बड़े काम आते, क्योंकि आईएएस का तैयारी करना ही अपने आप में बड़ी बात होती है। और अगर आपने आईएएस की तैयारी कर ली है तो आप अपने जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते हैं, भले ही आपको आईएएस का जॉब मिले या ना मिले। तो उम्मीद है कि आपको दोनों कहानियाँ समझ में आ चुकी होंगी कि एक बच्ची मानसिक रूप से प्रताड़ित की जाती है, उसके बाद वो सुसाइड कर लेती है, और एक बच्चा जो है वो लिफ्ट देता है अपने जीवन यापन के लिए, अपने निजी खर्चों के लिए गाड़ी से आता है और उसकी भी चोरी छिनैती के चक्कर में उसकी हत्या कर दी जाती है। तो चलिए हमने इसको कवर कर लिया, साथ ही साथ दोनों कहानियों को कवर कर लिया, जिससे कि आपको इंडियन सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं, क्राइम से रिलेटेड चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। तो चलिए फिर से विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, और भी जो डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस होंगे उनको लेके आएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि हमारे देश में, हमारी दुनिया में किस प्रकार के लोग आ गए हैं कि कब किसका क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं पता चल सकता है। तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।